नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ऊर्जा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ, टॉप 20 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की जीके जीएस की तैयारी कैसे चल रही है और आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं। दोस्तों ये टेस्ट अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो चलते हैं, फटाफट टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस पद को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि भारत का जो कि कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। दोस्तों अक्सर हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आज के बाद आप लोगों के पास कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि प्रधानमंत्री। भारत के संविधान के अनुसार जो कि भारत का कार्यकारी अगर प्रमुख पूछ रहा है तो प्रधानमंत्री होगा। यहीं पे अगर पूछ ले कि संवैधानिक प्रधान कौन होता है तो फिर राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक हैं? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए कि इसमें से कौन है जो कि मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। इसमें से कौन सा है, देख लीजिए, 4 ऑप्शन है और फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइए कि क्या होगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये सभी। बात कर लेते हैं ताजमहल में। तो ताजमहल में जो कि मुमताज महल की कब्र है, इसको किसने बनवाया था? तो ताजमहल जो कि शाहजहां ने बनवाया था। बात कर लेते हैं बीवी का मकबरा, जो कि इसको दिलरास बानो बेगम की याद में उनका बेटा जो कि आजम शाह ने बनवाया था, ठीक है। यहीं पे बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर जो सी है, इत्माद उद्दौला, जो कि ये भी किसने बनवाया था? तो नूर जहां ने बनवाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों, तो आप लोग जरूर याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो फटाफट बताइए दोस्तों, बिंदुसार का जो कि उत्तराधिकारी कौन था, यानी कि उनके बाद जो कि उनके गद्दी पर कौन बैठा था, ये पूछा है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सम्राट अशोक। दोस्तों बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो कि सम्राट अशोक थे, जो बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर नोट डाउन करते रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो फटाफट बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। पहली बार कब संशोधन हुआ था संविधान में? तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का भी राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 1951 में। बात कर लेते हैं दोस्तों कि संविधान के बारे में। तो संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था और सर्वप्रथम जो कि संशोधन 1951 में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग जरूर याद रखना। और इसके तहत जो कि 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, आप लोग ये भी याद रखना, ठीक है, 9वीं अनुसूची। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, कि कौन सी नदी है जिसको बंगाल में बंगाल का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इजी भी है, कई बार एग्जामों में देखने को हमें मिल जाता है क्वेश्चन। तो आप लोग जरूर इसको ध्यान देना। और इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि दामोदर नदी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, रॉलेट एक्ट जो कि किस वर्ष लागू किया गया था? तो फटाफट बताइए दोस्तों कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। दोस्तों रॉलेट एक्ट की बात कर लेते हैं तो इसको काला कानून भी कहा जाता है, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर काला कानून पूछ ले या फिर रॉलेट एक्ट तो बात एक ही है, इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और इसको कब लागू किया गया था? तो 19 मार्च 1919 में इसको लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात कर लेते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। तो इसके अनुसार जो कि किसी भी संदेह व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया जाता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे? तो क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। महाराणा प्रताप जो कि अपने घोड़े को किस नाम से बुलाते थे?
तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चेतक। दोस्तों मतलब जो महाराणा प्रताप सिंह थे उन्होंने अपने घोड़े को प्यार से चेतक के नाम से बुलाया करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, या फिर संबंधित थी, फिलहाल तो नहीं है लेकिन मतलब पहले थी, अब नहीं खेलती हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि भार उठाना, वेटिंग लिफ्टिंग, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करिए, जिससे कि मैं जो इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ आप लोग उसे नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लूना 10, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? तो फटाफट बताइए दोस्तों, किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि इवांडर होलीफील्ड, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनको द रियल डील के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अक्सर इस टॉपिक से हमें देखने को एग्जाम में मिल जाता है, तो आप लोग जरूर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोथल। लोथल में था, जो कि लोथल कहाँ पे पड़ता है? तो ये अहमदाबाद जिले में, जो कि भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके जो निर्देशक थे, मतलब कि इनके कहने पर इसकी खुदाई हुई थी, तो SR राव थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप लोग नाम याद रखना, SR राव, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है? तो फटाफट बताइए किस लिपि में लिखी गई थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक समझी नहीं गई है, और यह जो कि अज्ञात लिपि इसको कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जिसको पढ़ा नहीं जाता उसको क्या बोलते हैं? तो अज्ञात लिपि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? तो फटाफट बताइए कितने प्रकार के विवाह होते थे, यानी कि मैरिज जो कि कितने प्रकार के होते थे प्राचीन भारत में। क्वेश्चन नंबर 13 का जो कि फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें राइट आंसर बताइए क्या होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। दोस्तों प्राचीन भारत में उपरोक्त सभी विवाह के साथ जो कि कुल 8 प्रकार के विवाह शामिल थे। याद रखना कुल कितने विवाह थे उस समय होते थे? तो कुल 8 प्रकार के विवाह होते थे, आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो फटाफट बताइए दोस्तों कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कि बुद्ध, तो बुद्ध जो कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो कि कपिलवस्तु के समीप जो कि लुम्बिनी में हुआ था, जो कि 567 ईस्वी पूर्व में हुआ था, सॉरी 563 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। डेट आप लोग याद रखना, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और बुद्ध का अर्थ जो कि क्या है? तो ज्ञान प्राप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है इच्छा सब कष्टों का कारण है या किस धर्म में कहा गया है? तो फटाफट बताइए दोस्तों कि किस धर्म में यह कहा गया है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि क्या होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जैन धर्म में। दोस्तों जैन धर्म में कहा गया है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो फटाफट बताइए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है।
दोस्तों बात कर लेते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में जो कि टोटल 24 गुरु थे, ठीक है। तो जिसमें वास्तविक जो संस्थापक माने जाते थे वो महावीर स्वामी को माना जाते थे, ठीक है। यानी कि 16 का जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों ये जैन धर्म के जो कि 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात कर ले कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव। आप लोग जरूर इसको नोट करते रहिएगा, ऋषभ देव जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करेगी दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिंबसार। दोस्तों मगध के उत्थान के लिए जो कि बिंबसार को उत्तरदायी समझा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी। तो फटाफट बताइए दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झेलम नदी। दोस्तों सिकंदर और पोरस की लड़ाई जो कि झेलम नदी के किनारे हुई थी, इस लड़ाई में जो कि सिकंदर की विजय हुई थी, ठीक है दोस्तों। याद रखना किसकी विजय हुई थी, तो सिकंदर की विजय हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। तो फटाफट बताइए दोस्तों कि किस शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। 305 ईस्वी में 305 ईस्वी में यूनानी शासक जो कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें यूनानियों को हराकर उनको बाहर निकाला गया था, ठीक है। किनके द्वारा, तो यूनानियों के द्वारा। चलते हैं मौर्य शासक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो चलते हैं इसको देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों में निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है। तो फटाफट बताइए दोस्तों कि जो अशोक के शिलालेख थे उसमें से किसकी जानकारी मिलती है। दोस्तों ये वीडियो के लास्ट में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आज आप लोग टॉप 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए, ठीक है दोस्तों, जिससे कि आप लोगों को भी ये पता चल सके कि आप लोगों को जीएस की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोगों की जीएस की तैयारी कितने % हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। दोस्तों उपरोक्त सभी अशोक के अधिकांश जो कि अभिलेख किस लिपि में लिखे जाते थे, तो ब्राह्मी लिपि में। आप लोग इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना दोस्तों। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल में किसी भी प्रकार का आपको कोई भी सुझाव देना दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।